यस बच्चों, नेक्स्ट हमने आज नेक्स्ट में पढ़ लिया था। अभी बात करते हैं हम केंद्रित कोशिका के एब्सिसी। क्या बोला था? केंद्रित काय कोशिका, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, अब होती क्या है ये देखते हैं। अब ये होती क्या है ये देखते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो अपन यूनिट सेल की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो यूनिट सेल की बात करते हैं, ये मान लो मेरा एक पास क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। ओके, अब जो इसमें अवयवी कण मौजूद होते हैं, जो अवयवी कण इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसने कहा कि यह सभी कोनों पर, एक तो कहाँ होते हैं? सभी कोनों पे या कॉर्नर पे। और इसने कहा जिस घन की जितनी भी फेस होती हैं, जो फेसेज होते हैं या जो फलक होते हैं, जो फलक होते हैं, उसके मिड में या उसके मध्य में अवयवी कण मौजूद होते हैं। मीन्स कहाँ कहाँ होंगे? एक तो मेरा यहाँ होगा, एक मेरा यहाँ होगा, एक यहाँ, ये सभी कोनों पर, सभी कोनों पे। और ये फेस, ये क्या है? 1 2 3 4 5 एंड फ्रंट में 6। इसके मिड में, इसके मिड में एक मेरा ये और एक मेरा आगे की ओर, जो मैं दिखा नहीं 2D में आपको दिखा नहीं पाऊंगा। ठीक है, एक पीछे की ओर और एक आगे की ओर। तो कितने हो गए? मान लो मेरे पास कॉर्नर कितने हैं? 8 मान लो। क्या होते हैं? ऑब्वियस होते हैं। 8 क्या हो गए मेरे कॉर्नर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि 8 कॉर्नर में जो हमने अवयवी कण का जो कंट्रीब्यूशन बताया था, नेक्स्ट में ही मैंने बताया था कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। तो कितना हो गया? 8 से कैंसिल कर गया ना। अब बात करते हैं फेस। कितने फेस होती है? 1 2 3 4 5 और फ्रंट की ओर 6। कितनी होगी? 6। अब एक बात और बता लेता हूँ। जैसे मान लो मेरी ये फेस है, मान लो ये मेरी क्या है? फेस है। अगर मैं यहाँ अवयवी कण यहाँ है तो कैसे होगा? ऑब्वियसली बात है, एक ऊपर की ओर, मतलब हाफ तो मेरा कहाँ होगा? इसके अंदर। यहाँ बना लेता हूँ मैं, जैसे हाफ तो मेरा क्या होगा? इसके अंदर, और हाफ ही मेरा क्या होगा? बाहर की ओर। मतलब एक कोशिका में, एक यूनिट सेल में जो इसका पार्ट होगा अवयवी कण का, वो सिर्फ आधा या हाफ ही इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब उसका कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 1/2। इट मीन्स टोटल कितना हो गया मेरे पास? 3। तो एक एफसीसी के अंदर इसमें अवयवी कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। कितनी होती हैं? 4। ये तो बात होगी उसके एफसीसी के अंदर अवयवी कणों के पाए जाने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर होती है, और उस अवयवी कणों का जो कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल किसमें? एफसीसी के अंदर कितना होता है? 4 मैंने बताया बेटा। इसको किससे शो करते हैं? जेड से। किससे शो करते हैं? जेड से। ओके, ये तो बात हो गई एफसीसी के अंदर। अब अपन बात करते हैं एफसीसी के अंदर जो अवयवी कण मौजूद होते हैं, एफसीसी के अंदर जो अवयवी कण मौजूद होते हैं, उस आधार पर भुजा, उसका फेस डायगोनल, उसका बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या क्या रहती है, या उसकी जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? फेस सेंटर्ड में हमने क्या देखा कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती हैं उसमें अवयवी कण सभी कोनों पर और उस फेस के मिड में उपस्थित होते हैं। और पर यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं? टोटल मिला के 4। अब मान लो कि ये अगर मिड में है तो कुछ इस प्रकार यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। देखो अच्छे से नहीं दिख रहा, बट आप अंडरस्टूड करें थोड़ा सा कि कुछ इस प्रकार है। बाकी सभी पर भी है इस प्रकार से व्यवस्थित। तो मैं इसको इस प्रकार से बता सकता हूँ कि ये मेरा को डायगोनल है, ये मेरा एक फेस है। एक फेस को मैं उठा के रखता हूँ कि एक मेरा ये रहा मिड में, एक मेरा ये रहा, एक मेरा ये रहा, ये बिल्कुल अटैच हो रहे हैं। ओके, अब मान लो इसका रेडियस कितना है? आर। इसका पूरा
व्यास कितना हो जाएगा, हाफ रेडियस, और आर आर मिलकर कितना हो जाएगा टोटल 2r, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा r। तो मुझे क्या निकालना, फेस डायगोनल निकालना है या नहीं निकालना। और भुजा मुझे कितनी होती है, ऑब्वियसली ए, सभी के लिए भुजा क्या हो जाएगी मेरी ए। अब बात करते हैं कि इसके लिए फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो मान लो ये मेरा क्या है x, ये मेरा क्या है y, और ये मेरा क्या है z। अब बात करते हैं इसको निकालते कैसे हैं। देखिए वही पाइथागोरस प्रमेय लग जाते हैं। विकर्ण का स्क्वायर एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर। अब मुझे इतना सा बताइए कि जो एक्स जेड हैं वो कितना आ जाएगा मेरा, √2a निकाला ना, √2 आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने वो का वो प्रोसीजर देखा जो हमने SCC में भी देखा था। लेकिन अपन यहाँ से एक्स जेड को भी तो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो यूनिट सेल पड़ी हैं वो बिल्कुल अटैचली यूनिट सेल हैं। मतलब ये एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर और चौथा आर, मतलब जो फेस डायगोनल है 4r इक्वल टू कितना हो गया, √2a। आया या नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत। फेस डायगोनल तो ऑब्वियसली √2a ही होगा, वो किसी भी फेस के लिए वही रहता है। लेकिन अब इस बार हमें जो फेस डायगोनल था उसके अंदर जो अवयवी कण मौजूद थे उस रेडियस के आधार पर r और a का जो संबंध निकला वो इस प्रकार निकला जैसे SCC में क्या निकला था, फेस डायगोनल √2a वो किसके बराबर था, सिर्फ और सिर्फ 2r के इक्वल था। लेकिन इसमें कितना इक्वल है, 4r के इक्वल होता है। ये तो मेरी बात होगी किसके लिए, फेस डायगोनल के लिए, फेस या फलक विकर्ण के लिए। किसके लिए, फलक विकर्ण के लिए। इसी तरह मैं बॉडी डायगोनल की भी बात कर सकता हूँ, इसी तरह मैं बॉडी डायगोनल के लिए भी बात कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, उसी में भी वो का वो प्रोसीजर। अब मान लो ये मेरे यूनिट सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है सर। मान लो ये अब मुझे निकल के आ गया है, कितना आ गया है, 4r, जो किसके इक्वल है, √2a के। किसके इक्वल है, √2a के। ये मेरी भुजा मुझे पता है, ये वैल्यू कितनी है, a। तो यहाँ से बॉडी डायगोनल क्या निकल के आएगा, क्या निकाला था SCC में, किसी भी प्रिमिटिव सेल, ऑब्वियसली बात है प्रिमिटिव सेल बनते किससे हैं, कॉर्नर में तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो चेंजेस आते हैं वो हम केंद्र में देखते हैं। तो प्रिमिटिव में तो क्या निकाला था, वही क्या मान लो, तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा क्या हो जाएगा z। तो विकर्ण का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू yz का स्क्वायर प्लस xz का स्क्वायर। ओके, तो एक्स वाई मुझे निकालना है, जो मेरा बॉडी डायगोनल होगा। ये मेरा निकल के आ गया √2a। अपन सिर्फ a के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, प्लस a का स्क्वायर। तो बॉडी डायगोनल मेरा निकल के क्या आ जाएगा, √3a। क्या निकल के आ जाएगा, √3a। ओके है, क्लियर है। ये तो बात होगी a और r के मध्य जो संबंध निकलता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि जो d होता है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो d की वैल्यू होती है वो दो यूनिट सेल के मध्य का रेशियो बताती है। अगर मान लो ये मेरा बॉडी डायगोनल जो 4r निकल के आया था, 4r इक्वल टू कितना निकल के आ गया, √2a। यहाँ तक ओके है ना। पर अभी मुझे इतना पता है कि जो d होता है वो किसके बराबर होता है, 2r के। d बराबर क्या होता है, 2r। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 4r बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2r लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू करके क्या आएगा, 4r ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ से निकला कि जो 2 × 2r इक्वल टू √2a निकल के आ गया मेरे पास। ओके, तो इस 2 को मैं क्या लिख 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2a। और यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगी, √2d इक्वल
ए, और ओवरऑल मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2a किसके बराबर है, 4r के बराबर होता है। समझ में आया। बॉडी डायगोनल मेरा क्या निकला, √3a, फेस डायगोनल मेरा क्या निकला है, √2a, और जो रिलेशन आया मेरे ए डी और आर के मध्य वो कितना आया, 2d इक्वल टू √2a इक्वल टू 4r। ओके, समझ में आया। अब इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ए, आर और डी के रिलेशन के आधार पर किसी एक का मान दिया जाए तो हम किसी भी क्यूब के फेस डायगोनल, उसकी भुजा की लंबाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा हूँ मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार खुद निकालने की कोशिश करें, वरना मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने आपको एक यूनिट सेल दिया जो बिल्कुल और बिल्कुल FCCC जैसा दिखाया गया है, और इसने आपको बोला कि इस रेशियो के अंदर इसने आपको D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर के आसपास दी, 20 सेंटीमीटर के आसपास दी। तो इसने कहा कि इस यूनिट सेल के लिए फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल की वैल्यू ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। तो क्या करेंगे, बस छोटा सा रिलेशन 2d इक्वल टू √2a इक्वल टू 4r। तो देखिए इसने मुझे d की वैल्यू दे दी है और क्या पूछा है, फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। अब फेस डायगोनल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए मुझे रिक्वायरमेंट है, और ए मैं आसानी से निकाल सकता हूँ क्योंकि 2d बराबर क्या होता है, √2a। अब d की वैल्यू मुझे ज्ञात है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू √2a। ओके, और ये मेरा क्या हो गया, √2a क्या होता है, फेस डायगोनल होता है, ये किसके बराबर होगा, इस 2d के बराबर होगा। और मैं बात करूँ बॉडी डायगोनल तो √3a किसके बराबर होगा, 2 × 20, क्योंकि जो √3 है वो मेरा क्या है, बॉडी डायगोनल। अगर ए निकालने को कहा जाए, अगर मुझे ए निकालने को कहा जाए तो 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अगर मुझे पूछा जाए कि ए की वैल्यू क्या होती है, 4r √2a, तो मुझे ए निकालने के लिए r की रिक्वायरमेंट रहेगी, r की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं रहेगी। तो जब मुझे ये पता है कि 2d बराबर क्या होता है, 4r, 2d बराबर क्या होता है, 4r। अब d मुझे नॉन है, कितना है, 2 × 20 इक्वल टू 4 × r, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10। अब मैं 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, 4 × 10 इक्वल टू √2, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आपको नॉर्मली आराम से मिल जाएगा। तो फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल किसके लिए, FCC के लिए। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन पॉइंट आउट करते हैं BCC, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। किसकी बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं BCC के केस में। किसकी बात करते हैं, BCC के केस में। तो वही BCC के केस में बात करते हैं। BCC के लिए इसने कहा कि जो BCC के जो कण होते हैं, जो BCC के जो कण होते हैं वह यूनिट सेल पे कोनों पे तो होंगे ही, वो तो ऑब्वियस सी बात होती है कि प्रिमिटिव, आद्य यानी पुरानी, उसी से बनी है केंद्र, उसी से अलग अलग प्रकार की बनेगी, तो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों पर तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसके अलावा और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, देखो कोनों पे तो अवेलेबल है ही हैं कि यहाँ तो अवेलेबल है ही, यहाँ पे तो मेरे पास अवेलेबल है ही। और इसके अलावा इसने कहा कि कॉर्नर के साथ साथ
यह सेंटर्ड में भी उपस्थित होता है, केंद्र में। कहाँ होता है? केंद्र में। कहाँ होता है? जिस रूम के जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो कोनों पे तो अवेलेबल है ही, और किस मिड में, आपके रूम के जो मध्य में भी एक यूनिट या अवयवी कण प्रेजेंट होता है। ये किसके आधार पर था? बीसीसी। अब मैं उसके पर यूनिट सेल की बात करूं, पर यूनिट सेल की बात करूं किसके लिए? बीसीसी के लिए। किसके लिए? बीसीसी के लिए। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है, आपको पता है कॉर्नर के लिए क्या होता है? 8। कितने होते हैं कॉर्नर? 8। और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है अवयवी का वो भी कितना होता है? 1/8 प्लस। और कॉर्नर की बात करें तो वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के अंदर ही है, एक ही है, और सबको कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरा का पूरा उसके अंदर आ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? पर यूनिट सेल कितनी निकल के आएगी? पर यूनिट सेल 2। कितनी निकल के आएगी? 2। यहाँ तक ओके हैं। हमने एससीसी के लिए निकल के कितना आया था? 1। एफसीसी के लिए निकल के आया कितना? 4। और जब बीसीसी के लिए निकल के आया कितना? 2। अब अपन बात करते हैं वही नेक्स्ट, उसी के आधार पर अपना ए, अपना डी और आर निकालने का प्रयास करते हैं। वही रहेगा चीज। इस बार फेस डायगोनल की बात करें, कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये मेरा एक एटम है, ये बिल्कुल उसके सेंटर में उपस्थित है, ये बिल्कुल सेंटर में उपस्थित है। ऑब्वियसली टच होगा ना, एक मेरा यहाँ पे है, एक मेरा मिड में है, और एक मेरा उस नेक्स्ट कॉर्नर पर है। वही बात फेस डायगोनल तो यही है, ये भी यही है, और इसकी बात करेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रूट आपने क्या निकाला था? फेस डायगोनल, बोलिए। हाँ, रूट 2a कितना निकलता? रूट 2a। और बॉडी डायगोनल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फिलहाल मेरा वही चल रहा है। तो रूट बॉडी डायगोनल भी मेरा कितना आएगा? रूट 3a। कितना आएगा? रूट 3a। कोई दिक्कत इसमें? देखो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीसीसी के लिए। एक बार निकाल लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, अब मैं बात करता हूँ आर, डी और ए के मध्य जो रिलेशन होता है वह अपन बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी डायगोनल के लिए। बॉडी डायगोनल कितना होता है सर? रूट 3a होता है या नहीं होता है? कोई दिक्कत इसमें? अब मुझे बताइए कि अगर सेंटर में उपस्थित है तो वही हाफ आर और ये आर मिलकर क्या बनेगा? 2r। एक आर मेरा यहाँ अवेलेबल है और एक आर मेरा यहाँ अवेलेबल, मतलब रूट 3a इक्वल टू कितना होता है? 4r। कितना होता है? 4r। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 × 2r, और जो 2r होता है वो किसके बराबर होता है? डी के। तो यहाँ से बीसीसी के लिए क्या रिलेशन निकल के आया? रूट 3a इक्वल टू 4r इक्वल टू 2d आया या नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अगर थोड़ा सा कहीं आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा रिवर्स ले, नेक्स्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा था उससे प्रीवियस वाला वो एक बार पढ़ ले, इसके बाद इस टॉपिक को चालू करें। ओके, तो यहाँ से हमने क्या क्या देख लिया? एससीसी प्रकार की यूनिट सेल देख ली, बीसीसी प्रकार की देख ली, एफसीसी प्रकार की देख ली। अब लास्ट एंड फाइनल ईसीसी एंड सेंटर्ड अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, सेंटर्ड एकक कोष्टिका, इसकी बात करें तो इसने कहा कि सर मैं कहाँ कहाँ उपस्थित होता हूँ, आप मुझे बताइए। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा एज अ सिंसियर स्टूडेंट की तरह। तो इसने कहा कि सर देखो, सर तो सब होते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, तो स्टूडेंट भी सर है, पढ़ाने वाले भी सर है। आजकल दुनिया में सर को सिखाता है तो वो भी सीखने वाला ही है ना। तो सर ने कहा कि आप सर यहाँ आके बैठिए। कहाँ बैठिए? यहाँ आके। कहाँ बैठूँ सर? तो इसने कहा कि सर मैं कोनों पे तो बैठूंगा ही, कोनों पे तो बैठूंगा, कि कोनों पे नहीं बैठा तो
मैं यूनिट सेल होऊंगा कैसे? तो अक्सर कोनों पे तो मैं बैठा हुआ हूँ, कोनों पे तो मैं बैठा हुआ हूँ ही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो मैं हूँ ही नहीं, स्टूडेंट कैसे हूँ? तब इसने कहा कि तुम्हें अब 2 जगह और बैठना है। इसने कहा कि ऐसे फेस, ऐसे फलक जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, चाहे मैं ये और ये ले लूँ, फ्रंट और बैक ले लूँ, राइट या लेफ्ट ले लूँ, कोई भी आपकी इच्छा हो। जैसे मान लो मैंने अप और डाउन ले लिया, सिर्फ 2 जगह ही खाली बची हैं और वहाँ पे आपको बैठना है, कहीं भी जाके बैठ जाओ, लेकिन क्या होना चाहिए? फलक के अपोजिट, विपरीत होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि अवयवी कण हैं, जो अवयवी कण हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस पूरी यूनिट सेल के लिए वो क्या हो सकता है? तो देखो 8 × 1/8 तो है ही है, वो तो सर्वव्यापी है, क्योंकि इसके बिना तो यूनिट सेल पॉसिबल नहीं है। और इसने कहा है कि मैं फलक में उपस्थित हूँ। किसने फलक है? 2 ही फलक है भाई, 2 ही सीट खाली पड़ी है और 2 ही फलक है। और आपको मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही बताया है कि जो फलक का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है? 2 × 1/2। तो यहाँ से मेरा निकल के कितना आया? 2। तो ECC के लिए पर यूनिट सेल कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो यहाँ से अपन एकक कोशिका के जितने भी प्रकार के यूनिट सेल हैं उसको हमने देख लिया। अब अपन एक ब्रीफ पढ़ते हैं ताकि अपन जो पढ़ा है वो एक साथ आ जाए, एक ही सारणी में या एक ही टेबल में आपका आ जाए। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये एक मेरी टेबल है ना सर, वो वाली नहीं, पहाड़े वाली नहीं, अपने वाले, ठीक है। ये मेरा है यूनिट सेल। ये मैंने बोला है कि ये मेरे यूनिट सेल हैं के प्रकार हैं। कौन कौन से यूनिट सेल? सबसे बोला SCC एक प्रकार, FCC दूसरा प्रकार, BCC तीसरा प्रकार। इसकी बात करते हैं नॉर्मली, क्योंकि ECC मेरा इतना ज़्यादा काम नहीं आता, आधी अधूरी चीज़ें काम नहीं आती, चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ECC आधा अधूरा था, मेरे काम का था नहीं, मेरे काम की जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ पे बना दी। ओके, यूनिट सेल के लिए बात कही तो इसने कहा कि फेस डायगोनल, फेस डायगोनल कितना होता है? सबके लिए √2a होता है। सबके लिए कितना होता है? √2a। और इसने मुझे बोला बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के लिए बोला, तब भी मैंने कहा कि सबके लिए बराबर होता है। मैं एक टीचर हूँ और मेरे लिए स्टूडेंट सभी बराबर हैं। वही वाली बात है कि √2a इक्वल है। फेस डायगोनल के लिए, बॉडी डायगोनल के लिए कितना है? √3a। अब मैंने कहा कि लेकिन मैं A, D और R के मध्य जो आपका संबंध है वो अलग नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि एक पिता के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो फेस डायगोनल बराबर हो सकता है, बॉडी डायगोनल बराबर हो सकता है, लेकिन कजिन्स एक जैसे तो नहीं होते ना, होते हैं लेकिन इतने भी नहीं। तो इसने कहा कि R, A और D का जो रिलेशन है वो अलग अलग बनेगा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने घर के हिसाब से। तो SCC ने कहा कि मैं D बराबर 2R इक्वल टू A होता हूँ। क्या होता हूँ? A। फेस डायगोनल ने कहा कि 2D बराबर 4R इक्वल टू मैं √2a के बराबर होता हूँ। और सबसे अंतिम BCC ने कहा कि सर मैं 2D बराबर 4R के इक्वल तो होता हूँ, लेकिन मैं करीबन √3a के बराबर होता हूँ। ओके, और मैं अगर पर यूनिट सेल की बात करूँ, क्या करूँ मैं? पर यूनिट एटम सेल की क्या बताया था? Z वैल्यू क्या बताई थी? Z पर यूनिट सेल कितना बताया था? SCC के लिए 1, FCC के लिए 4 और BCC के लिए कितना बताया था? 2। ओके, एक पूरी रामायण का सार इतना सा है कि फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल
ए, डी और आर। जैसे अब मान लो मैंने आपको सिस्टम कौन सा दिया, BCC, और मैंने पूछ लिया आपको फिर ए की वैल्यू क्या है और आपको क्या दे दी, आर, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, सॉरी BCC, तो ए कितना हो जाएगा 4r इंटू अपॉन रूट 3। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं ये क्या है, रिलेशन है किसका, ए, डी और आर का। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और उस पूरी यूनिट का एक छोटा सा सार निकल के आ जाए। ओके, तो यहाँ पे अपना एक प्रकार का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करते हैं कि जो संकुलन दक्षता होती हैं वो क्या होती हैं, संकुलन दक्षता क्या होती है, उसके अदर प्रकारों के बारे में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कि ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, टॉपिक बोर नहीं होना चाहिए। थैंक यू। और आपसे निवेदन है कि आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, एंड थैंक यू।